आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज मैं अपनी स्पीच और योग सत्र सबसे पहले बधाई से प्रारंभ करता हूं। बधाई इसलिए कि आपने जो चेंजेस, जो परिवर्तन अपने शरीर में पाया, उस तमाम 30 दिन की अथक प्रयास में, जहां कि हम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ यानी शांति से शक्ति की ओर बढ़ा, और यह फर्क आप अपने शरीर में महसूस कर रहे होंगे। ऐसा आप पाए होंगे कि आपका वजन घट गया, मोटापा घट गया। आपके मिरर में जब आप देखते होंगे तो आपके फेस में ग्लो बढ़ गया। योग से संबंधित कई जानकारियां आपने हासिल कर लिया। लेकिन जानते हैं, ये सब जो परिवर्तन हुए हैं ना आपके, ये सब अस्थाई हैं, टेम्पररी हैं। आप बड़ा उदास हो जाएंगे इस तरह की बातों को सुन के। हाँ साथियों, ये सच्चाई है, तथ्यों से स्थापित है। ये जो चेंजेज आए हैं ना हमारे, ये ठीक सीजन की तरह हैं। जैसे सीजन बदलते हैं ना, मौसम बदलते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, इसी तरह से जैसे ही आप ये छोड़ देंगे ना, ये फिर से वहीं पर पहुंच जाएंगे। हम वहीं जहां से शुरू किए थे, यानी कि 30 दिन पहले जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये जो चेंजेज होते हैं ये अस्थाई होते हैं, टेम्पररी हैं। हम आज से आप सबों को जो NBEA नॉर्थ बेंगलोर एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के द्वारा यह आयोजित योग सत्र है, जो मुझे नहीं मालूम, शायद मेरे अंतिम सांसों तक चले या कब तक चले, मुझे भी नहीं मालूम। इसकी जो अब की यात्रा शुरू होने वाली है, अब होने वाली है स्ट्रेंथ टू मास्टरी, शक्ति से महारत की ओर। क्योंकि अभी तक हम शांति से शक्ति की ओर थे, और हमने जो परिवर्तन पाया है ना इस तमाम 30 दिन में, कईयों के लाखों के स्वप्न रहे हैं अभी भी जो हमने परिवर्तन पाया। लेकिन हमें यहीं रुकना नहीं है, हमें अब इस परिवर्तन से रूपांतरण की ओर, ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जाना है। और यहां हम पाएंगे सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, अपना मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, जहां हम अपने मानसिकता को, दृष्टिकोण को भी बदलेंगे। हम अपने इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ताकि हम इमोशनल इंटेलिजेंट हो सके, कंट्रोल कर सके, कोई हमें काम, क्रोध, अहंकार में ठेल न सके। हम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन पाएंगे जहां कि हम जानेंगे कि इस मन, शरीर और आत्मा से परे भी कुछ है, और वह है परमात्मा। यानी कि एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस, अपने चेतना का निरंतर विस्तार की ओर हम यात्रा करेंगे। और इस यात्रा में मैं आप सबों का हृदय के साथ स्वागत करता हूं, और उम्मीद भी करता हूं कि जिस तरह से आपने हमारा 30 दिन साथ दिया स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, इसी तरह से अपना बहुमूल्य समय, जीवन का बहुमूल्य समय, मैं आपसे सांस मांगता हूं कि सांस गहराई में लीजिए, लंबाई से छोड़िए। उन तमाम सांसों के साथ जो हमारे साथ रहें, इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं, और उम्मीद करता हूं आप हमारी इस यात्रा में इसी तरह से सहयोग करेंगे। और हम आज इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, जो कि हमारे शक्ति से महारत की ओर जाएगी, आप सोचेंगे कि ये क्या बला है। साथियों, ये जो चेंजेज है ना, बड़ा ही कॉमन है। आप कुछ दवा ले लें, कोई कोर्स ज्वाइन कर लें, और महीना 2 महीना में वो चेंजेज आ जाएंगे जो हमें मिला। लेकिन अगर इसे स्थायी करना है, यानी कि ट्रांसफॉर्म करना है, हम जब योग करते हैं, लोग कहते हैं कि जब आप योग करेंगे तो चेंज आ जाएगा। चेंज आता नहीं है।
चेंज महसूस किया जाता है उसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आपकी विचारधारा बदल जाएगी, करुणामय हो जाएंगे आप, ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाएंगे, आपका पूरा जीवन बदलेगा। यह हमारा प्रयास होगा इस आगे के सत्र में। अभी तक आप बिगिनर्स थे, अब आज के दिन से आप इंटरमीडिएट आ गए हैं। आपको सभी वो बेसिक स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, टेक्निक जो चाहिए ये सब आप इक्विप्ड हो गए हैं। अब आज से आपको आगे की यात्रा में ले जाऊंगा। आगे की यात्रा में सिर्फ शारीरिक नहीं, आपको उन तमाम प्रोफेशनल जानकारियां भी योगा को मिलेगी जो शायद आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, जाना नहीं होगा, जरूरत नहीं समझा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो तो यह जरूरी है, आपके लिए नितांत आवश्यक है, यह जरूरी। तो हम वार्म अप करते रहेंगे और इस स्पीच को भी बड़े ही गौर से सुनिएगा। एवं मेरे प्रिय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, हमारी इस पवित्र योग साधना यात्रा में आप सभी का मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज का दिन विशेष है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आपने पिछले 30 दिनों की स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की यात्रा को न सिर्फ पूरा किया बल्कि इसे असाधारण राजेश जी कंधा समर्पण, अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास की मिसाल स्थापित आपने की है। आप सबको इस महान यात्रा के सफल समापन पर हार्दिक बधाई है। अब आप बिगिनर्स नहीं, आज से आप इंटरमीडिएट लेवल के साधक बन गए और आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नया अध्याय, एक नया स्तर, लेफ्ट ड्रॉप। आज हम कदम रख रहे हैं स्ट्रेंथ टू मास्टरी, योग की एक ऐसी यात्रा में जहां स्थिरता शक्ति बनती है और शक्ति साधना बनकर महारत, मास्टरी में ट्रांसफॉर्म होती है, परिवर्तित होती है। साथियों, खासकर यह यात्रा उन साधकों के लिए है जो अपने मन, शरीर, प्राण, ऊर्जा और चेतना के बीच एक गहन संतुलन को अनुभव करना चाहते हैं। यह यात्रा उन लोगों के लिए भी है जो सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि योग को जीना, महसूस करना और रूपांतरित करना चाहते हैं। मेरे प्यारे साधक, महारत, ये जो मास्टरी है ना, इसका मीनिंग समझते हैं? इसका मीनिंग यहां मैं बताऊंगा आपको। हर आसन में उपस्थिति, प्रेजेंस, हर श्वास में सजगता और हर क्षण में आत्म जागरूकता। बातों को ध्यान से ये है मास्टरी। इस यात्रा पर आज हमारे साथ निकले और आज आपके चेतना को जगाने के लिए मैं यह सेशन प्रारंभ कर रहा हूं, न कि सिर्फ आपको फिट करने के लिए, क्योंकि फिट करना बड़ा ही सरल है। कई लोग सिर्फ योगा इसलिए करते हैं कि कुछ वजन घटा लें, कुछ मोटापा घटा लें, कुछ फ्लेक्सिबल हो जाए। ये सब जो बातें हैं ना, पाई प्रोडक्ट है। जैसे कोई अच्छा प्रोडक्ट लेते हैं, उसके अच्छा पैकिंग मिलता है ना, इसी तरह से ये फ्री में दिए जाएंगे। मेन जो प्रोडक्ट है ये एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, आपके चेतना का विस्तार होने जा रहा। आप योगी तो बन ही चुके हैं 1 महीना के निरंतर योग से, आप कर्म योगी भी बनेंगे। और मैं ये गारंटी देता हूं, दावा देता हूं साथियों, कि जब भी चाहे वो 1000 और 2000 दिन के बाद हमारा योग सेशन ये समाप्त होगा, आप संपूर्णतः ऐसे मनुष्य बनेंगे जो योग मैट पर योगी और बाकी सभी समय कर्म योगी रहेंगे। और आज की शुरुआत सेम साइड काफी खास है। और जब भी योग का नाम आता है तो अष्टांग योग का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और मैं आज उसी की उन 8 अंगों की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि योग रोटेट, अगर अष्टांग योग करते रहे मस्ती आएगा, बुनियादी जानकारी है
जिसे आप सबको मालूम चारों होना चाहिए। डायरेक्शन में एक बार इसके करके पहला स्तंभ है रोटेट, यम, फिर डायरेक्शन चाहिए। यानी बाहरी अनुशासन, एक्सटर्नल डिसिप्लिन एंड एथिक्स, जो हम लोग बचपन से ही सीखते आए हैं, मोरल सीखते हैं। यम का अर्थ जानते हैं? वह नैतिक आधार जिस पर योग साधना खड़ी होती है, और यह 5 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस, दूसरा है सत्य, ट्रूथफुलनेस, तीसरा है अस्तेय, पैरेलल टू द नॉन ग्राउंड, स्टीलिंग, ये उठाने, चौथा है ब्रह्मचर्य, मॉडरेशन ऑफ कंप्यूटर पर एनर्जी, बैठते हैं। और पांचवा और अंतिम है अपरिग्रह, नॉन पोसेसिवनेस। अगर मैं आधुनिक संदर्भ में यम की बात करूं साथियों, तो ये जो अहिंसा है ना, क्या है जानते हैं? हमारी मानसिक शांति, निचोड़िए, नकारात्मक विचारों का त्याग, ये है सत्य। सत्य क्या है? सोशल मीडिया पर सत्य क्या है, झूठ क्या है, पता लगता है? सत्य है प्रामाणिकता, ईमानदार संचार, और अस्तेय है समय, ऊर्जा, सर ध्यान की चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य है आधुनिक भाषा में एनर्जी इकोनॉमी, और अपरिग्रह, फाइंड योर चेस्ट। अगर इसके आधुनिक संदर्भ में बात करूं तो यह है मिनिमलिज्म, डिजिटल डिटॉक्स। हम दिखावा के चक्कर में अंधाधुन कंज्यूम करते हैं, अंधाधुन खर्च करते हैं, अंधाधुन कमाते तो हैं और साथ साथ अंधाधुन खर्च भी करते हैं, और बचत लगभग 0 के बराबर होता है। तो यही वो अपरिग्रह है, नॉन पोसेसिवनेस, मिनिमलिज्म प्रिंसिपल, डिजिटल डिटॉक्स। दिन भर जो मोबाइल में लगे रहते हैं, अगर मैं इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं तो अहिंसा और सत्य ये मनोवैज्ञानिक तनाव कम करते हैं। यह न्यूरोसाइंस कहता है कि जब व्यक्ति सत्यवादी और शांत प्रिय होता है ना, तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक सक्रिय होता है। ये हिंसा तलवार और पिस्टल से नहीं, ये वाणी से भी हो सकता है। अब आया, इससे भी हमें बचना है। यह मध्य स्तर के साधकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण जैसे कोई कैप खोल रहे हो, ताकत। और दूसरा होता है नियम, फिर चेंज, आंतरिक अनुशासन, पर्सनल ग्रोथ प्रैक्टिस लगा के ऐसे नहीं, आराम से नहीं। 5 नियम है। पहला है शौच, प्यूरिटी, दूसरा है संतोष, कंटेंटमेंट, तीसरा है तप, डिसिप्लिन, पूरा फिंगर को झुलाइए, चौथा है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, और पांचवा है ईश्वर प्राणिधान, सरेंडर टू द सुप्रीम कॉन्शसनेस। और अगर मैं आधुनिक जीवन में इन नियमों की बात करूं तो शौच क्या है? बॉडी डिटॉक्स, डिजिटल क्लीननेस, ये संतोष है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, और तप है डेली डिसिप्लिन रूटीन, और स्वाध्याय है माइंडफुलनेस, जर्नलिंग। ईश्वर प्राणिधान क्या है जानते हैं? वॉकिंग का आसन, लेट इट गो ऑफ कंट्रोल, मतलब हर कुछ आप नियंत्रण मत कीजिए, फ्लो स्टेट में जाने दीजिए, जो होता है होने दीजिए, आप साक्षी भाव में रहिए। टैप, ये जानते हैं हैबिट लूप स्ट्रेंथनिंग है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बताती है कि अनुशासन हमारे मस्तिष्क में नए मार्ग बनाता है। बैकवर्ड एट, और ये जो ईश्वर प्राणिधान है ना, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए काम आते हैं, और सरेंडर भावना कोर्टिसोल को कम करती है। और तीसरा है स्तंभ आसन, शरीर की साधना, फिजिकल मास्टरी, जो हर दिन हम कर रहे हैं अलग अलग आसन। अस्थिरम सुखम आसनम, जब हमारा शरीर अस्थिर होता है ना, तो हमारा मन भी शांत हो जाता है। जब आपके शरीर में वह आधार तैयार है जिसके ऊपर हम स्ट्रेंथ, बैलेंस, मोबिलिटी, एंड्योरेंस, माइंडफुल अवेयरनेस पर काम करेंगे, इस इंटरमीडिएट लेवल में, जो कि आज से शुरू हो चुका है। और आधुनिक विज्ञान की अगर बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ, जब दोनों मिलते हैं ना, तो इसे बोलते हैं हेल्दी फेसिया। और जब हमारे ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग होते हैं ना, तो इसे बोलते हैं वैगल टोन।
और जब माइंडफुल मूवमेंट करते हैं पावरफुल, तब नर्वस सिस्टम रेगुलेशन होता है। फुल पावरफुल। और इस इंटरमीडिएट योगा पर पेन आया, स्ट्रेन आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी गहराई से हम कवर करने जा रहे हैं। चौथा हिस्सा होता है प्राणायाम, पैरेलल टू द ग्राउंड। श्वास की शक्ति, ब्रेथ मास्टरी। आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में प्राणायाम कहते हैं, जिसे आप कह सकते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंजीनियरिंग, ANSE कह लीजिए। आउटर इंटरमीडिएट चरण में हम सीखेंगे श्वास की लंबाई, ब्रेथ डेप्थ बढ़ाना कैसे बढ़ाते हैं, रिटेंशन यानी कुंभक की क्षमता सुधारना, उच्छ्वास एक्सेलेशन को लंबा करना, श्वास और आसन का कैसे तालमेल बैठाते हैं यह करेंगे। अंतर कुंभक भी सीखेंगे और बहिर कुंभक भी। प्राणायाम के सभी प्रकार को हम सीखने जा रहे हैं। और जानते हैं प्राणायाम से क्या होता है? CO2 टॉलरेंस बढ़ती है, एंजाइटी कम होती है, चिड़चिड़ापन जो हो जाता है, मेंटल एगोनी होते हैं, ये सब घटेंगे। और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HR भी सुधरता है, हमारा भावनात्मक स्थिरता बढ़ता है। और प्राणायाम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, यह एनर्जी आर्किटेक्चर है साथियों। और पांचवा स्तंभ है प्रत्याहार, यानी इंद्रियों का संयम, सेंसरी मास्टरी। यह वह अवस्था है जहां हम अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ते हैं। हम दिन भर बाहर बैठे रहते हैं, यानी कि बाहर के ऑब्जर्व करते रहते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा, अंदर की ओर हम इंद्रियों को मोड़ लेते हैं। और आधुनिक जीवन में जानते हैं यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। फॉरवर्ड नोटिफिकेशन क्या करना है? नोटिफिकेशन आप ऑफ कर लीजिए, डिजिटल फास्टिंग कर लीजिए, एक आध दिन महीना में, सप्ताह में 2-4 घंटा, और फोकस्ड अटेंशन प्रैक्टिस करना है। नॉइज मिनिमलिज्म ये करना है। अटेंशन मैनेजमेंट जानते हैं, इससे हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेंथन होते हैं, हमारे सेंसरी विड्रॉल डीप रेस्ट स्टेट में जाते हैं। और यह फ्लो स्टेट में प्रवेश का पहला द्वार है। और छठा स्तंभ है धारणा, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, मास्टरी। यह है इंटरमीडिएट योग का हृदय। धारणा ध्यान से पहले की अवस्था है। जैसे फोकस पहले आएगा, फिर स्टेबिलिटी, फिर अवेयरनेस, और तब जाके स्टिलनेस आती है। और आधुनिक जीवन में जो धारणा है ना, सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग नहीं, जो हम अक्सर करते रहते हैं। मोबाइल भी चल रहा, खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी चल रहा और बात भी कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, ये सब नहीं। डीप वर्क, कोग्निटिव क्लैरिटी साथियों, और जीरो डिस्ट्रैक्शन विंडो। जो काम कर रहे हैं सिर्फ एक ही काम, जैसे अभी हम योगा मैट पर हैं तो सिर्फ यही, और कुछ भी नहीं, टू द ग्राउंड, इधर उधर की बातें नहीं। जैसे अभी हम वार्म अप कर रहे हैं और इन तमाम बातों को भी सुन रहे हैं। और धारणा का अभ्यास जानते हैं, यह हमारे न्यूरल इफिशियंसी को बढ़ाता है, कोग्निटिव लोड कम करता है और मेमोरी को मजबूत करता है, जो अक्सर हमारे एजिंग इफेक्ट के कारण मेमोरी लॉस होने लग जाते हैं। माइंडफुलनेस के साथ योगिक कंसंट्रेशन जब मिलता है ना, तो इससे हमें पीक परफॉर्मेंस जोर में यह ले जाती है। और सातवां स्तंभ है ध्यान, मेडिटेशन, अवेयरनेस मास्टरी। ध्यान ये थॉटफुलनेस नहीं है। इनहेल करता हुआ, इनहेल, ये ध्यान मतलब थॉटफुलनेस है, फुल इनहेल, बल्कि ये थॉट अवेयरनेस है। हाथ सीधा। इंटरमीडिएट लेवल में हम सीखेंगे ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन, एल्बो लॉक, स्कैन मेडिटेशन, इनहेल, थॉटफुलनेस इनहेल, मेडिटेशन, एल्बो लॉक, मंत्रा मेडिटेशन, डायनामिक मेडिटेशन, ये सब सीखने जा रहे हैं। और मेडिटेशन क्या होता है जानते हैं? ये ब्रेन वेव शिफ्ट है, जहां बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा शिफ्ट होते हैं। और मेडिटेशन से क्या होता है जानते हैं? हमारी क्रिएटिविटी बढ़ते हैं, वाल स्क्वाट, इसको इनोवेशन, नवाचार करने की क्षमता आती है, उसकी दिशा में हम सोचते हैं मैट पर, और हमारा स्ट्रेस भी घटता है, हम इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाते हैं। एजिंग धीमी हो जाती है, एजिंग तो होना ही है, लेकिन उसका जो दर है वो थोड़ा घट जाता है। और अंतिम है, आठवां है समाधि, यानी
पूर्ण एकत्व मैं हूँ, नो प्रॉब्लम। पीक अवेयरनेस गिरने नहीं दूंगा। हाँ, यह अभ्यास नहीं है, नो प्रॉब्लम। स्विच यह द लेग, अनुभव है। स्विच द लेग। और इंटरमीडिएट स्तर सही पर है, हम सही है। लोग समाधि सही है। प्रिपरेशन पर भी काम करेंगे, गहरी श्वास स्थिरता के साथ, उन्नत ध्यान के साथ, कंप्लीट प्रेजेंस के साथ, माइंड बॉडी यूनियन के साथ, अवेयरनेस एक्सपेंशन के साथ। यह अवस्था विज्ञान की भाषा में जानते हैं इसे क्या कहते हैं? नॉन डुअल कॉन्शसनेस एक्सपीरियंस ये कहलाती है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस स्ट्रेंथ टू मास्टरी हमारा जो उद्देश्य है, अब मूव करेंगे। आपको सिर्फ आसन नहीं सिखाना है, हमारा उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा बढ़ के है। आपको अभ्यास से अनुभव और अवधारणा से चेतना की यात्रा पर ले जाना मेरा भूमिका होगा। हमारा फोकस होगा स्ट्रेंथ से मोबिलिटी और मोबिलिटी से बैलेंस ले जाना, ब्रेथ से अवेयरनेस और अवेयरनेस से प्रेजेंस में ले जाना, बॉडी से एनर्जी में ले जाना और एनर्जी से माइंड और माइंड से कॉन्शसनेस में। यही हमारा फोकस होने जाना, यानी कि स्ट्रेंथ, ब्रेथ और बॉडी का। यह यात्रा आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर, मनोबल, मेंटल स्ट्रेंथ, आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन, भावनात्मक संतुलन, इमोशनल स्टेबिलिटी और आध्यात्मिक उन्नयन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सबको एक नए स्तर पर ले जाएगी। नेक्स्ट लेवल पर आप ले जाने वाले हैं। आप, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि सिर्फ आप फिट हो जाएंगे। ये जो सेंट्रल ओबेसिटी है, जैसे पेट निकलना, तोंद निकलना, बोलते हैं वजन भारी, फैट रिड्यूस, ये सब के अलावे आप काफी कुछ यहां से लेके जाएंगे इंटरमीडिएट लेवल में। हमारे प्रिय दर्शक एवं साधक, आज हम सिर्फ एक नया सत्र नहीं शुरू कर रहे हैं, हम अपनी चेतना को नई दिशा दे रहे हैं। आपका सिर्फ शरीर नहीं, आपकी ऊर्जा, आपका मन, आपकी भावनाएं और आपका आंतरिक अस्तित्व सब एक महान यात्रा पर निकल चुका है। आज देखिए कितना अच्छा दिन भी है, 16 नवंबर। अब आप बिगिनर नहीं रहे, अब आप सीकर हैं, साधक बन चुके हैं, फुल फ्लेज। अब आप प्रैक्टिशनर नहीं, अब आप एस्पिरेंट्स हैं। 4 बार। अब आप सिर्फ योग नहीं कर रहे हैं, आप योग को जी रहे हैं। हमने कल ही बात किया था, कर्म योगी, योगी, ये सब पिछले 3 से 4 दिन में मैं बात करते रहा हूं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ टू मास्टरी का, और यह सिर्फ कार्यक्रम नहीं होगा, एक जीवन शैली होगा, एक मनोविज्ञान होगा और एक आध्यात्मिक यात्रा होगा। मैं आप सभी को प्रेम, आशीर्वाद करता हुआ शक्ति और जागरूकता के साथ में जाके किक इस नए अध्याय में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट फिर से स्वागत करता हूं। ओम शांति शांति शांति। आपकी साधना फलदायी हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हमारे साथ इसी तरह आप जुड़े रहिए हर दिन। दौड़ के आइए, दौड़ के आइए, इंड से लेके इड तक जाइए। आंख पूरा खोल के, ऐसे पूरा, गुस्सा नहीं, फेस से स्माइलिंग, ठीक है, फेस से स्माइलिंग। पूरा एक्सेल कीजिए जोर से, ऐसे कीजिए, आवाज आना चाहिए। मुंह बंद, फोर्सिबली मुंह बंद। मूव करते रहे, ये खुलेगा, ये होता ना घुटना वाला है, खुलेगा, हैमस्ट्रिंग बोलते हैं।
यहां जब आते हैं ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्ट नहीं, ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ये आना चाहिए, ठीक है। पूरा ताकत डिराइव होता है, पावर पोज बोलते हैं उसको। हैंड स्विच, जिधर का पैर है उसके उल्टा साइड का हाथ। स्क्वाट, पल्सिंग, पल्स, पल्स समझते हैं? 4 टाइम्स पल्सिंग, ठीक है। सांस को छोड़ता हुआ, फिर पंप जो करना, ये 4 बार पल्स। अंजलि मुद्रा, ये अंजलि, ये कंठकूप पर आएगा। कंठकूप, ये निशाना, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये कंठकूप पर आ गया, समझिए कि बिल्कुल सही है। 4 बार करके हाथ पूरा झटका से ऐसे हटाइएगा, ठीक है, ऐसे जितना पीछे जाता है। पर्याप्त हो गया पूर्ति? आज तो संडे है, जो बोलेंगे हर फरमाइश पूरा होगा, क्योंकि आज मैं कर्मयोगी नहीं हूं, सिर्फ योगी की भूमिका में रहूंगा। हाँ, 4 फीट। आज हम सिर्फ योगी रहेंगे, कर्मयोगी नहीं है। आज रविवार है हमारा, ठीक है। लेफ्ट, लेफ्ट, एक्सेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ वापस राइट, जितना जा सकते हैं। ये वीके सर तो बैठ भी सकते हैं शायद, है ना वीके सर? ब्रीदिंग ध्यान रखिएगा, नहीं तो थक जाएंगे हम लोग सब कोई। अभी बहुत लंबा 2.5 घंटे का सेशन और चलेगा, ठीक है। एक्सेल करता हुआ नीचे जाना है, ठीक है, और इनहेल करता हुआ ऊपर आना। इसको बोलते हैं वाइडर स्क्वाट। ये देखिए, धीरे धीरे हम बैठ भी जाएंगे। पॉइंट बचाइएगा। ये सब पैंट का सिलाई भी नहीं होता है फिर से। अब इसी को नॉर्मल अपने अपने पैंट को बचाते हुए, ठीक है, ये सब पैंट सिलाई नहीं हो पाएगा दोबारा। डायनामिक, डायनामिक 4 बार, ठीक है, यही चीज। डायनामिक का मतलब समझ गए ना? फटाफट को बोलते हैं डायनामिक। हाँ, एक्सेल करता मैं सबका घर जाके एनालाइज करता हूँ, एक एक का वीडियो देखता हूँ। अभी तो मैं देख नहीं पाता हूँ, जितना भी करता हूँ देखना एक बात में दर्द लगता है। एक्चुअली एपिसोड 30 रियली बहुत अच्छा है। 30 बोला एपिसोड 30 देखिए। हमेशा सांस के साथ, बेशक मैं बोलना भूल जाता हूँ पर आप लोग मत भूलिए। 8 टाइम्स साइड वाइज। ये ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है ना, नीचे वाले को
सब रेगुलेट कर देता। बैकवर्ड, और ये लास्ट मेरा फेवरेट क्रंच, ठीक है। पैंट वगैरह को सही कर लीजिए क्योंकि इसमें पैंट बहुत फटते हैं। 1 2 3 4, आवाज के साथ 5 6 7 8, रोटेशन 9 10 11 12, रोटेशन 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64। स्लो स्लो। और आपूर्ति चाहिए, वेयर हाउस को कांटेक्ट किया जाए। ये आता मजा जब तक पसीना चलेगा नहीं ना। मेरे साथ तो ऐसे ही होता, जब तक धुआंधार पसीना चले मजा ही नहीं आता, लगता आज टाइम पास करके आ गया। स्लो 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 स्लो। चेस्ट आउट। आज देखिए, आज का दिन जो है निश्चित है आप लोग की अर्धांगिनियां शायद पहचान नहीं पाएंगे, बोलेंगे कोई दैविक पुरुष आ गया है। मूव कीजिए। अपने शरीर को महसूस कीजिए, जैसे हम किसी और को छूते हैं ना। जैसे अभी देखिए, मैंने आपको छुआ, महसूस हुआ ना, मुझे भी महसूस हुआ, आपको भी। यही महसूस अंदर कीजिए, ठीक है। आप कोशिश कीजिए। ये महसूस कीजिए कि हम अपने शरीर को छू रहे हैं, ठीक है, ऐसा। अब बिल्कुल शरीर को ऐसे पकड़ के रखें, महसूस कीजिए। ये महसूस कीजिए कि हम खुद अपने शरीर को पकड़ रखें, सांसों को देख रहे हैं, ठीक है। सांस को देखना बहुत कठिन काम होता है, ये पूरे आउटर वर्ल्ड से कट करने का एक तरीका होता है। हम अपने सांसों को देख रहे हैं, ये नीचे जा रहा है, कंटिन्यू करते रहे, स्लो स्लो, बहुत ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं। मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र तक वो सांस जा रहे, वहां से कुंडलिनी शक्ति को लेके ऊपर चढ़ रहा। सहस्रार चक्र, हमारी हर सांसें ये यात्रा कर रहा मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र। बोलिए आप लोग, मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र। टोटल 7 चक्र होते हैं। बॉटम को बोलते हैं रूट चक्र, रूट चक्र, और इसको बोलते हैं क्राउन चक्र। तो हमारी जो सांसों की यात्रा है ये हो रही है ऐसे, ठीक है। तब हमारा चेतना का उत्थान होगा। जैसा हमने बोला, ये जो हमारा इंटरमीडिएट है, फ्लेक्सिबिलिटी, मोटापा, ये सब कुछ नहीं, ठीक है, ये सब साइड रखिए। अंततः क्या करेगा, हमारे चेतना का उत्थान करेगा। यानी कि हमारा जो ज्ञान है, जैसे अभी 1 महीना पहले आपका जो ज्ञान था, आज बढ़ा कि नहीं सर? कितना परसेंट सर आपका कितना परसेंट जो ज्ञान था, बोलते हैं उसको चेतना। चेतना होता है ओवरऑल, एक होता है धन की वृद्धि, एक होते हैं ज्ञान की वृद्धि, एक शारीरिक स्वास्थ्य की वृद्धि। ये सब होलिस्टिक जब हो जाता है तो इसको चेतना बोलते हैं, कंसस। तो अब वृद्धि कितना परसेंट हुआ बोलिए? 50%। सर आपका अभी तो 2-4 दिन ही हुए,
कितना परसेंट? 20%। आपका सर? मेरे को 70 cannot count more than percentage. ठीक। नहीं मेरे जो हुआ है because I started at 74, so I should be damn happy about it. नहीं स्टेट से कितना हुआ है? हाँ ये मैं बताता हूँ सुनिए। हाँ बोलिए। इतना 100% बढ़ गया है, अच्छा। लेकिन 10% इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। शरीर के सामर्थ्य को अभी बढ़ाना है, शरीर का साइकिल का भी जानने की बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन 10% ही हम करेंगे। रिग्रेस नहीं कर पाते हैं ना लोग जाते हैं। ये पोजीशन जो है बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद महसूस कर रहा हूँ ये पसीना किधर किधर आ रहा है, बहुत आराम से। हाँ क्या बेटा सूक्ष्म व्यायाम नहीं, सूक्ष्म व्यायाम के लिए ताड़ासन में आइए। ताड़ासन मैं तो 3 घंटा करने वाला हूँ, कराने वाला। ठीक है, आज आप लोग सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, बिल्कुल रेस्ट नहीं। स्टार्टिंग कल हमने बताया था किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक, और मैं चूंकि प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ तो मेरा काम ये सुनिश्चित होता है सिस्टमेटिक। रैंडम तो आप कर ही सकते हैं ना, फिर डिफरेंस क्या आया? वाई यू आर पेइंग टाइम, आप समय लगा रहे हैं ना, डिस्कम्फोर्ट में आ रहे हैं। सर टो टुगेदर, हाँ सिस्टमेटिक। फिर से बताऊं क्या इसको? बताना है एक बार, चलिए एक बार मैं बता देता हूँ क्विकली। हाँ सबके लिए बोल देता हूँ। हाँ जब टॉयलेट जाएंगे यू बी एज कोर एरेक्ट, क्या बोलते हैं आप, कोर स्ट्रेट, कोर स्ट्रेंथ, कोर इंगेज। आज मैं प्रैक्टिकली किया हूँ। समय कम लगेंगे, एकदम एनी ऑब्स्टिकल फटाक से समय कम लगेगा। गाय और हाथी का मतलब 1 सेकंड में चले जाता बोल के। यस यस बोलो ठीक है, आज संडे है, सूक्ष्म व्यायाम को सर आज सूक्ष्म व्यायाम है, थोड़ा सा कवर कर लूँ 2 मिनट में, थ्रू है, एक बार कवर कर लेते हैं ना। ठीक है चलिए, क्योंकि आज संडे है तो आज हम अफोर्ड कर सकते हैं कुछ भी चीज़। सबसे पहले मन को शांत कीजिए। सर आप लेफ्ट या राइट होइए, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, या आप लेफ्ट में जाइए या राइट में, और अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो अकॉर्डिंगली आप या तो उधर जाइए और एक्सट्रीम में जाइए, दीवार साइड जाइए। देख रहे हैं ना? हाँ ये देखिए, ये दंडासन हुआ। अब जो मैं बड़ी बड़ी बातें किया, बड़ी बातें इसलिए किया, मुझे पता है कि 100% नहीं कर पाएंगे, है ना। 1% करेंगे, 2% करेंगे, फॉर्मेट बन गया। जब दुकान खुलता है तो क्या होता है, आप लोग थोड़ा बहुत करते रहिए। हाँ, दुकान खुलता है तो क्या होता है, सबसे पहले रैक बनते हैं ना, डिजाइनिंग होते हैं, रैक तो बनाना, फॉर्मेटिंग हो गया ना। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, ब्लैंक कंप्यूटर जब हम खरीदते हैं ब्लैंक ही होता है, लेकिन फॉर्मेटेड रहता है। ठीक है, यानी कि किस फाइल को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, उसका आर्काइव सिस्टम बन जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बना देता है। ठीक है, इतना तो बन गया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया। अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी धीरे धीरे इंस्टॉल करेंगे, कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे होता है, और जितना धीरे होगा उतना स्थायी होगा, ये जान लीजिए। ठीक है, हम बताए क्या, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन को आज हमने विस्तार में बताया। क्या था वो चेंज, जो कि हम लोग सब निश्चित है 30 दिन में महसूस कर रहे होंगे। आप जब मिरर पर जाएंगे तो ये देखेंगे। ठीक है, चेंज आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2-4 किलो यहाँ का फैट, यहाँ का वजन, ये सब घटे हैं। ठीक है, दूसरा चेंज जो आए हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी मोस्टली ठीक हुए होंगे, क्योंकि अब आप गड़बड़ खाएंगे, देर रात से खाएंगे, 7 बजे के बाद खाएंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगा, फाट आएंगे। अगर फाट, जैसे सर बोल रहे थे, आज तो है नहीं, तो 18 से 20 बार तक अगर फाट आता है, फाट समझ रहे हैं ना, तब वो नॉर्मल है। 18 से 20, 18 to 20 टाइम्स अगर दिन भर में 24 आवर्स में, तो नॉर्मल है। लेकिन अगर 20 से ज्यादा हो रहा है पाद, ठीक है, तब एबनॉर्मल है। इसका मतलब एसिडिटी है। जब भी आप खाना खाते हैं मिनिमम ½ एन आवर बाद ही पानी पीजिए।
एक बूंद भी पानी मत पीजिए। बेशक इमरजेंसी में इतना छोटा सा रखता हूँ 50 ml वाला छोटा सा, कि अगर कभी ऐसा हो जाता ना, कोई विचार आ जाते मन में तो सरक जाता है, तो हल्का सा ले लीजिए। अदरवाइज हाफ एन आवर बिल्कुल नहीं। ये जो हमारे डाइजेस्टिव जूस हैं इसको डाइल्यूट कर देता है, न तो ड्यूरिंग कोई भी मील और दूसरा न तो आफ्टर, मिनिमम हाफ एन आवर। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग इतने शिद्दत के साथ यहाँ परिश्रम कर रहे हैं। हाँ, कोई डॉक्टर ने बोलता दवा लिख देता है। अगर ऐसे बात बोल दे तो वहाँ कतार लगेंगे, उसके जो इन्वेस्टमेंट लगे हैं लिस्टेड कंपनी, आजकल मोस्टली जो हॉस्पिटल है सब लिस्टेड कंपनी है, अरबों में लगाया है, सब आईपीओ चलते हैं सबके। कैसे वो शेयर धारक को रिटर्न कैसे करेगा, प्रमोटर को कैसे रिटर्न करेगा अगर ऐसी बातें प्रोपगेट होने लग गया तो? ठीक है, तो सबसे पहला बात आप लोग करते रहिए, खाना के तुरंत बाद मीन्स हाफ एन आवर तक नहीं लेना है, ड्यूरिंग वाटर नहीं लेना है। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, आप करते होंगे कि नहीं, लेकिन आज दिन से जरूर कीजिए। ठीक है, ये आपके कई बीमारियों को, मैं खुद कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, अनुभव के, जो भी मैं बोल रहा हूं ऑलमोस्ट सिर्फ अध्ययन नहीं, अनुभव के आधार पर बोलता हूं। आपका दिन भर में कोई भी मील हो, वो मेजर मील हो, माइनर मील हो, माइनर ड्रिंक्स हो मीन्स टी और हो, या कोई मेजर ड्रिंक्स हो, इसके बाद इमीडिएट आपको यूरिनेशन के लिए जाना है। इमीडिएट बाद, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर अर्ज। अक्सर क्या होता है, जब अर्ज होता है तभी हम जाते हैं। ठीक है, इमीडिएट, आज से आप यहाँ से संकल्प करके जाइए और अपने सगे संबंधियों को भी बताइए, इमीडिएट, लेट इट बी मेजर और माइनर मील। ठीक है, अब इसका क्या साइंटिफिक इफेक्ट होते हैं, हमारा जो किडनी है इसको बोलते हैं कबाड़ी वाला। ठीक है, यानी कि ये हमारे तंत्र को पचाने का काम है। ठीक है, पाचन तंत्र का। तो किडनी क्या कर रहा है, किडनी विषाक्त पदार्थ जो कबाड़ी वाला होता है क्या करता है, स्क्रैप को डिवाइड करता है। मेटल है, कौन सा मेटल है ना, प्लास्टिक है, रबर है, बिल्कुल ही वेस्ट ही है, ऐसे करके वो क्या करता है, तो हमारे शरीर में जो विषाक्त पदार्थ हैं इनको प्यूरिफाई ब्लड से यही किडनी करता है। ठीक है, अब क्या है, सपोज आपने खाया, उल्टा बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें, आप खाए 2 घंटा तक नहीं गए क्योंकि अर्ज नहीं आया, हो सकता ना ऐसा, अर्ज नहीं आया 2 घंटा। अब क्या किया, किडनी काम करना शुरू कर देता है। ये सब जो हमारे अंदर के तंत्र हैं 24 आवर्स काम करते हैं। 3 घंटा स्टोमक में रहता है, इसके बाद स्टोमक भी खाली हो जाता, आगे बढ़ जाता। ये जो हमारे 22 फीट की छोटी आंत है, 8 फीट का जो बड़ी आंत है, ये सब में आगे बढ़ जाता। लेकिन किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, इनको कभी कोई रेस्ट नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यू हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते रहते। अब क्या हो रहा, अब जब शुरू में, अब देखिए जब आपने खाया तो निश्चित है ना सेडिमेंटेशन भी ज्यादा आए, तो वो क्या हुए, किडनी में जमने लगा। और जब पानी कोई मतलब ज्यादा हार्ड वाला लिक्विड नहीं बोल रहा हूं, यहां तक कि पानी भी आप किसी कंटेनर में रखिए तो आप देखिए कि उसके सतह में क्या हो जाता है, हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं, तो ये हो जाते हैं। अब जब किडनी में धीरे धीरे 2 घंटा आपने नहीं गया, ठीक है, तो क्या हुआ, सेडिमेंटेशन। अब जब सेडिमेंटेशन, सपोज अभी स्किन हमारा दिख रहा, लेकिन इस पर अब कोई लाल रंग लगा दे, एक लेयर आ गया ना, तो इसकी जो ब्रीदिंग की क्षमता है, यानी कि जो होल्स हैं, होल्स को हमने बंद कर लिया ना कोई भी कोटिंग से। सपोज हमने फाउंडेशन लगा लिया फेस में, तो हमने क्या किया, जो नेचुरल ग्लो आना था यानी कि ट्रांसपेरेंसी, उसको हमने ढक दिया ना। तो जो हमारे इंटरनल किडनी और जो सेंस कर रहे थे, इनको हमने क्या किया, सीलिंग कर दिया ना। तो अब इनका एक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसी तरह से धीरे 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 सेडिमेंटेशन होते 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 क्या हो जाएगा, आपका वो कम काम करेगा, इफिशियंसी घटेगा। और जब बुढ़ापा होगा तो क्या कहा जाएगा कि बंदे का एक किडनी इतना %, एक किडनी इतना। किडनी फंक्शन टेस्ट हम लोग कराते हैं ना, एक कितना एक कितना, और फिर धीरे 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 आपको क्या चाहिए, 1 2 3 डे इन ए ठीक है। और उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर क्या होगा, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट। अगला डायलिसिस के बाद वाला क्या होता है, ट्रांसप्लांट। साल 2 साल चलते हैं, 3 साल, और उसके बाद कई बार असमय हो जाता है। अगर 80-90 में होए तो कोई बात नहीं, असमय हो जाते हैं। तो ये सब का मूल कहाँ है, एक छोटी सी बात समझाने के लिए, इस तो
आज से आप लोग संकल्पित, इसलिए मैं इतना लंबा कहानी बताया ताकि आप लोग को याद रहे। better than all these 30 days. कंपल्सरली, ठीक है। मील के पहले भी जा सकते हैं, मील के पहले भी जा सकते हैं। लेकिन बाद मील, में compulsory। देखिए बताता हूँ, कभी भी देखिए मैं बताता हूँ, पहले इसलिए जाना चाहिए, हम लोग मल मूत्र त्याग करके ही भोजन करते हैं रात में जो होता है या कभी भी होता है ना। क्यों होता है? हमारा शरीर का जो क्षमता है ना वो कब काम करेगा? जब खाली रहेगा। अच्छा तस्वीर कब बनाएंगे? जब सादा सा पेज देंगे, पेज ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए आपको कई बार होते हैं कि मल त्याग का अर्ज भी बना हुआ है, लेकिन कई बार ऐसे सरकमस्टांसेस हो जाते हैं, जल्दी जल्दी खाना भी है, अब वो पॉइजन की तरह हो जाता है। कैसे जानते हैं? आपका शरीर जो है मल त्याग के लिए फोकस्ड है, डाइजेशन पर नहीं है। जैसे अभी देखिए मैं बोल भी रहा हूं, लेकिन मैं अभी क्या आ गया? सुखासन में आ गया। लेकिन आप बोलेंगे कि तुम कंटिन्यू बोलते भी रहो और तितली आसन भी करते रहो और संगीत भी करते रहो और हेड वाला भी करते रहो और तितली भी करो, ये होगा? ह्यूमनली पॉसिबल है? यानी कि हमारा जो एनर्जी होता है वो मोबिलाइजेशन होता है। मोबिलाइजेशन समझते हैं ना हम लोग? किसी एक क्षेत्र में झोंकना। जैसे अभी जहां की जीत हुई, उसने क्या किया था? पूरे इंडिया के शक्ति को वहां झोंक दिया था और तब जाके 202 का आंकड़ा पार किया। ये क्या है? किसी एक व्यक्ति का है। इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन। यही चीज हमारा होता है। तो जब हम खाते होते हैं, किसी भी तरह का तनाव, चाहे वो मलमूत्र त्याग का या कोई अवसाद का या किसी टारगेट का, कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। तब हमारा मोबिलाइजेशन कहां होगा? डाइजेशन नहीं, तब होगा डाइजेशन, चाहे वो मल हो मूत्र हो। समझ गए? तो ये हो गया। अब हम आते हैं मुख्य टॉपिक पर। हम थोड़ा सा विषयांतर हो गए थे, लेकिन इसलिए बताना जरूरी है कि ये सब फेल हो जाएगा। मैं खुद सिखा रहा हूं और ये भी बोल रहा हूं निगेटिव वर्ड की फेल हो जाएगा जब तक आप होलिस्टिकली नहीं करेंगे। मैंने बताया ना शुरू में कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी, पेट घटाना, ये सब तो मैं 1 महीना में घटवा के भेज दूं, पर वो वही यात्रा है क्या? फिर 1 महीने के बाद क्या करेंगे? ये संपूर्ण होलिस्टिक है ना। हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ना कि चेंज। आज दोनों वर्ड क्लियर हो गया आपको? हम चेंज करने नहीं आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज हमारा ऑलरेडी हो चुका है, बेसिक में ही चेंज हो गया। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे। तो यहां देखिए सूक्ष्म क्रिया क्या है। जैसे अभी कल छुट्टी रहेगा या कई बार क्या होते हैं हमारे तबीयत खराब हो जाते हैं, और अभी जिस लेवल में है हम लोग, अभी बेसिक में थे, तो क्या होता है हमारा एनर्जी डिप होता है। एनर्जी डिप का मतलब समझते हैं? कई बार क्या होता है, आप सुबह जगते तो हैं लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा केमिस्ट्री है, आपको लगेगा कि आज नहीं करते हैं, आज नहीं जाते हैं। कुछ इंटरनल ऐसा होता है, उसको बोलते हैं एनर्जी डिपिंग। क्या बोलते हैं? Energy dipping. मतलब हर दिन आपको एक ही जैसा रहता है, महीना में नहीं आज कर ही लेते हैं, ऐसा होता है। बोलते हैं मूड साथ नहीं है। हाँ, मूड ऑफ हो गया, अपसेट हो गया, दिल और दिमाग का कॉन्फ्लिक्ट है एक्चुअली। हाँ, दिल चाहेगा भी दिमाग बोलेगा अरे आराम। है ना। तो इसी को बोलते हैं डिपिंग, ठीक है। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा? जब हम सच्ची योग करेंगे तो ये डिपिंग नहीं होगा। यानी कि रात में भी कोई बोले ना, कॉल करे, मैं रमैया में हूं, अच्छा अभी आता हूं, बाइक स्टार्ट किया चल दिया, अभी बोला कुछ ये इधर गेट से टनटुन, कोई बोलेगा तो बाद में हम बोलेंगे। अभी गेट टनटुन किया, सोए हुए हैं, कुछ होगा कुत्ते बिल्ली, अब भी जाके देखूंगा। ये क्या होता है? जब डिपिंग ऑफ एनर्जी होता है ना, कुछ हो रहा, होने दो, ये नहीं होगा, ठीक है। तब उसके लिए क्या होता, हमें सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म, ये 100 साल वाले भी कर लेंगे। बेशक हम बिल्कुल युवा, हम 20 साल 21 साल वाले मान के करते हैं। तो इसके लिए हम इतना बता रहे हैं यहाँ योगा शुरू करने के पहले सूक्ष्म योगा करके दूसरा योगा किया जाए, ऐसा नहीं। देखिए ये क्या है, जैसे अभी जो हम रिजाइम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा ये तो प्रोफेशनल है ना। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये क्या है? एक अल्टरनेट है। हमारा जो अभी ट्रेनिंग है ये तो एक अलग किस्म का है, आप समझ रहे हैं ना। ये तो ऐसे है जैसे शरीर में इंजेक्शन डाल देता, ऐसे टाइप का। ये तो आप बात समझ गए। अब यहां मत बात कीजिए, अदरवाइज मैं बोल रहा हूं, अदरवाइज एक व्यक्ति का अपना पर्सनल रिजाइम होना चाहिए, समझ रहे हैं। अभी आप भोज में गए तो बुफे सिस्टम में 75 चीज खाए, पर क्या घर में डेली 75 चीज खाते थे? कोई नहीं अफोर्ड करेगा ना। तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये क्या है? जैसे रोटी भात हमारा स्टेपल फूड, जानते हैं ना, स्टेपल फूड। जैसे साउथ में स्टेपल फूड होते हैं इडली,
डोसा, चित्रान्न, ये सब स्टेपल फूड, मतलब इसी पर इनका पूरा दिन आधारित होता है। जबकि नॉर्थ में आप जाइए तो वहाँ होगा जैसे हम लोग का है रोटी, भात, सब्जी, दाल, ऐसे। जबकि साउथ में ऐसा नहीं होता, इनका स्टेपल फूड अलग, इनका रागी होगा, मुद्दे होगा, ऐसे करके है। तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये स्टेपल फूड की तरह है, आप समझ गए। जैसे हमारे घर में रोटी भात होता ही है ना, स्टार्टर नहीं है, स्टेपल का मतलब स्टार्टर नहीं हुआ, मेन कोर्स, मतलब जिस पर आप एक्चुअल जीवित हैं। जैसे अभी आप नाश्ता में मुद्दे करेंगे ना, मुद्दे रागी बॉल करके आए हैं ना सर, अभी करेंगे ना रागी बॉल, रागी मुद्दे, हाँ, तो ये करके आएंगे। तो ये इनका क्या है, मुख्य। लेकिन मैं जाऊंगा अभी तो रोटी सब्जी खाऊंगा, फिर दोपहर में भात दाल खाऊंगा, तो वो स्टेपल फूड हुआ। अभी मुझे 75 चीज लाख दे दे, लेकिन जब तक मेरे प्लेट में राइस न दिखे, दाल न दिखे, तब तक संतोष ही नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो इसी तरह से ये सूक्ष्म व्यायाम है। आप समझ रहे हैं कितना लंबा मैं छोटी चीज के लिए बताता हूं। ये सूक्ष्म व्यायाम इसी तरह से, लेकिन मैं अगर अपने रिजाइम में डेली करूंगा तो आप लोग आगे बढ़ेंगे, चैप्टर हमारा आगे कभी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप लोग जब व्यक्तिगत करते हैं तो 100% इस सूक्ष्म व्यायाम को जरूर लाइए। यहां तक कि आपको फीवर भी हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इतना नहीं कि 4-5 हो गया तो 100 तक भी है ना, तब भी कीजिए। बिल्कुल डिपिंग भी है ना एनर्जी, उस टाइम भी ये तो जरूर कर लीजिए। और इसके लिए कोई दंडासन भी नहीं होना है। आप नहीं ऐसे हो रहे ना, आप चेयर पर ही बैठ जाइए, चेयर पर बैठ के देखिए, आधा से ज्यादा अभी मैं करके भी दिखा सकता हूं, जितना कर रहा हूं ना, चेयर पर ही बैठ जाइए। ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, चेयर पर भी। और भी बताता हूं कि और भी ज्यादा ही थके हैं, बीमार हैं, 100 साल वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बिगाड़ रहा उनको, सोए हुए ना, ये देखिए हो रहा कि नहीं, ये देखिए हो रहा, ये देखिए हो रहा, हो रहा, हो रहा, ये देखिए हो रहा। ये सूक्ष्म व्यायाम को इस तरह से गढ़ा गया है कि मरने से पहले भी अगर आपका कंसस परमिट करता है तो आप कीजिए। आपका DOD जो है ना, डेट ऑफ डेथ, ये चेंज हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम के लिए कुछ भी नखड़े पचीसी करने की जरूरत नहीं है, इतना महत्वपूर्ण ये है, ठीक। कुछ भी नहीं, मतलब देखिए अभी आप शाम में ही, ये तो सुबह हो गया ना बहुत एग्रेसिव, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज मैं कर रहा हूं दिनचर्या की बात। अदरवाइज शाम में आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल ही कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या है, थोड़ा सा मिला है ना, 5 मिनट ही मिला है, 5 मिनट में ही आप कर लीजिए। टीवी कोई बहुत अच्छा न्यूज आ रहा, ऐसे ऐसे कर लीजिए, क्या दिक्कत है। आप सुबह 1 घंटा करके गए हैं, क्या दिक्कत है 5 मिनट कर लेने में। सिर्फ ध्यान ये देना है कि अवेयर रहना है, किसके प्रति, जो इफेक्ट आ रहे हैं इस पर अवेयर होना है। समझ रहे हैं? कोई अच्छा चीज है लेकिन गंध में दूर बेकार वाला लगा दूं आसपास, तो आपको मजा आएगा। अच्छा चीज खाते हैं तो उसका एम्बियंस, क्यों, जो खाना है उसके टेक्सचर, सुगंध भी आना चाहिए ना। तो सुगंध कहां से आता है, अवेयरनेस से। यानी कि जब हम कर रहे हैं अवेयर भी रहें कि हमारे जो अंग प्रत्यंग जो हैं, ज्वाइंट, ये हो रहे हैं, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुरंत खाया और तुरंत कर लिया, तब तो आप एनर्जी को गलत जगह मोबिलाइज कर रहे हैं। कम से कम कायदे से मेजर मील के बाद 4 घंटा, माइनर मील के बाद 1 घंटा। माइनर मील मतलब कोई स्नैक्स खा लिया, बिस्किट वगैरह, फल वगैरह खा लिया, तो 1 घंटा का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये कभी भी कर सकते हैं। हाँ, वज्रासन खाने के बाद, लेकिन वज्रासन कोई भी चीज का सीमा है। ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा बैठ रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा बैठेंगे ना तो फिर ये जो पिंडली आपका गायब ही हो जाएगा। ये पिंडली, जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन को देखेंगे ना, ये वाला बहुत पतला होता है, इतना यूज करता है, लेकिन आप वज्रासन में घंटों घंटों बैठ रहे हैं तो ये क्या होगा, नी का जो ज्वाइंट है इस पर स्ट्रेन आ जाएंगे। नहीं, हमारा तो आपसे भी पतला है। ये देखिए देखिए, इसका पहचान बताता हूं। अभी 30 दिन हो गया ना, 31वां दिन, इसको आप छूइए और फिर महीना बाद छूइएगा, इसमें हार्डनेस आएगा। ये पहचान है कि हम अपने काफ, इसको काफ बोलते हैं, हार्डनेस आना चाहिए। पहले क्या था, इसे इसे थोड़ा सा लुंज पुंज लूज था, ठीक है। अब क्या होगा, हार्डनेस दिखेगा, तो इसका मतलब है कि आप काफ मसल पर काम कर रहे हैं। समझ गए? चलिए अब हम आते हैं।
खाने के लिए अच्छा बनता है, पानी पीने का कोई तरीका अपनाना चाहिए। पानी पीने का बताता हूँ। सबसे पहला तो सुबह में पानी आप लोग पी के आते होंगे, 1 लीटर का टारगेट रखिए। सुबह में 1 लीटर, बहुत ही अजीब लगेगा आपको कि 1 लीटर कैसे पिए। आप 200 ml से शुरू कीजिए, और वो 200 ml वार्म हो। वार्म का मतलब समझ रहे हैं ना, अराउंड 50, जैसे हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अगर 37 पर ही कोई है तो नॉर्मल, यानी कि पानी को छूने से न ठंडा लग रहा न गर्म हो रहा, तो आप ये मानिए कि वो 37 है। लेकिन जैसे वो 50 जाएगा तब आपको हॉट महसूस होगा। जैसे एसी में क्या होता है, 25 डिग्री जो होता है वो एम्बिएंट टेम्परेचर हम रूम में सेट करते हैं या गाड़ी में सेट करते हैं। 25 मतलब एम्बिएंट होता है, हमारा बॉडी एकदम कंफर्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ वाले हैं तो हम 25 पर नहीं रखते हैं, मैं रखता हूं 22 पर, 20 पर, 18 पर भी चला जाता हूं। लेकिन जो साउथ वाले हैं, अगर इनको 18 पर दे दीजिए तो कंबल निकाल लेंगे। इनको क्या है, इनका बॉडी टाइप ऐसा है, थोड़ा सा वार्म चाहिए। इनको 25 ही चाहिए, 25 से नीचे करेंगे तो इनके नाक चलने लग जाते हैं, ठीक है, गुस्सा भी हो जाएंगे, एसी चला रहा है, ये कर रहा। नहीं रेड्डी सर गुस्सा नहीं होते कभी। तो इनका क्या होता है, हम लोग का, तो हम लोग का बॉडी जो होता है ये क्या होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन के होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, नॉर्थ का अलग, साउथ का अलग। तो हम उसमें नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल कितना डिग्री होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल, ठीक है। अब इससे नीचे जब होगा तो कूलिंग महसूस होगा, इससे ऊपर तो हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 100 कर देंगे तब वो क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उसको, वहां नहीं जाना। 50 डिग्री वाले को सिप सिप बोलते हैं, घूंट घूंट, हिंदी में बोलते हैं घूंट घूंट करके पीना है। 5 मिनट लगाना है सुबह में, ऐसे पी लिए, मिक्स कर लीजिए। 50 डिग्री तो डायरेक्ट नहीं है, आपको सहनीय जो है, अब ऐसा नहीं कि टेम्परेचर आप थर्मामीटर लगा के देख रहे हैं, आपको खुद महसूस होने लग जाएगा। ऐसे लीजिए, राइट से ऐसे लीजिए और यहाँ रखिए, और ये महसूस कीजिए कि हम पानी नहीं पी रहे हैं, जीवन शक्ति ग्रहण कर रहे हैं। ये आपको फीलिंग भी लेना है। सजगता बार बार बोलता हूं ना, जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, यही हमारा माइंडसेट जो शिफ्ट होता है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। आप पानी नहीं पी रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जल, देखिए पानी नहीं पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं, जो कि जीवन शक्ति प्रदान करेगा। ये लाइन बॉटम लाइन बोलते हैं, इसको माइंड में इनग्रेव कर लीजिए। ये पानी पी लीजिए सर, आप पानी नहीं पिएंगे, क्या करेंगे, जल ग्रहण करेंगे। पानी और जल में क्या अंतर होता है जानते हैं, वही पानी जब पवित्र हो जाता है, जब किसी को अर्पित करना होता है तो उसे जल बोलते हैं। हम गंगा का पानी कभी किसी ने बोला है, गंगा जल होता है, गंगा का पानी नहीं होता, नल का पानी होता है ना। तो हम क्या ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, जल को अर्पित करेंगे। किसको, जो हमारा शरीर है वो मंदिर स्वरूप है, और हम क्या है, पुजारी हैं, कस्टडियन हैं, ठीक है। तो हम ऐसे देखिए, उठ गए, सबसे पहले तो उठने का भी तरीका बता ही दिया था मैं, है ना। उठने से पहले बेड में ही इर्ज में जाके, ये देखिए इर्ज में बैठ गए, बेड में यहां ऐसे बैठ जाइए, पैर लटका के मत बैठिए, सुखासन में बैठिए, यहां पामिंग कीजिए। पामिंग आता है आप लोग को, कोई डाउट नहीं है। 4 बार पामिंग कीजिए उठने से पहले। इतना अफोर्ड कर सकते हैं ना समय, जब यहाँ 1 घंटा लगा सकते हैं तो घर पर नहीं लगा सकते हैं। ये संपूर्ण परिवर्तन कीजिए। हमारा जो इंटरमीडिएट का है यही है, ट्रांसफॉर्मेशन। मैं बार बार ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड बोलूंगा, रूपांतरण, न कि बदलाव, ठीक है। आपको सुबह क्या करना है, 4 टाइम्स, कितना बार, 4 टाइम्स। यहाँ ये सब थ्रू हो गया पामिंग। उसके बाद हथेली को खोलना है, ठीक है, मंत्र का पाठ करना है अपने इष्ट देव का, ठीक है। 2 बार पाठ किए, ग्रेटिट्यूड अदा करके, फिर ठीक है, ईश्वर को कि आपने हमें एक पूरा दिन दिया काम करने के लिए, स्वस्थ दिया। कई लोग तो अभी सुबह जग ही नहीं पाए होंगे, हमने जगा। और यहाँ फिर ब्रीदिंग पैटर्न को देखें, जैसे अभी मेरा राइट चल रहा, इतना हैवी एक्सरसाइज किया। आप लोग देखिए क्या चल रहा है, राइट लेफ्ट, देखिए मोस्टली सबका राइट चल रहा होगा, देखिए, क्योंकि हम लोग इतना एग्रेसिव किए ना। अभी हमारा शरीर जो 37 से प्लस जा चुका है, ठीक है। तो ये होते हैं सूर्य नाड़ी,
राइट वाला, और ये होता है लेफ्ट वाला। राइट चल रहा है ना मोस्टली सबका, हाँ, क्योंकि इतना हम लोग किए हैं। ये जब सुबह उठेंगे ना तो करीब 80% टाइम लेफ्ट वाला चलता है, कूलिंग होता है, ठीक है। तो जो भी चल रहा है वो लेग पहले उतारिए, एकदम मेटिकुलस से सब कीजिए, तब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेफ्ट चल रहा 70% डे आप देखेंगे लेफ्ट चलेगा, इसको यहाँ रखिए, ठीक है। और फिर राइट वाला। अभी तक हम सुखासन में थे, अब जब हम खड़े हो गए तब खड़ा होके क्या करेंगे, हमने बालासन सीखा है, खड़ा हो गए ना नीचे, मतलब इतना जगह लेके, ये सब आपको देखना है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ हो रहा है कहाँ, वो तो आपके रूम की जो उपलब्धता है। यहाँ देखिए, ऐसे जाइए जमीन में, इतना तो स्वच्छ जमीन है ही ना आपका बेडरूम का, यहाँ जाइए, ये है हमारा वज्रासन, वज्रासन में जाइए, और यहाँ ऐसे जाके ऐसे ये प्रणाम कीजिए, धरती माताएं जो पंचभूत है ना इनको, और फिर ये धरती की शक्ति यहाँ से लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। बालासन होता है, और स्लोली इनहेल करता हुआ ऐसे उठिए। मुझे बोलने में इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे समझाना, करने में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसके साइंटिफिक इफेक्ट, ये जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, अभी हम रात में खाए थे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे जो भी, ये हमारे कोलन में आया हुआ, बड़ी आंत को कोलन बोलते हैं, ठीक है, कोलन मूवमेंट यहाँ पर आए हुए हैं। इनमें क्या हुआ, खलबली हो गया, सब सेट हो गए थे। मलाशय में क्या हो गया था, सब स्टैग्नेट सेट था, अभी उनको खलबली हो गया, ठीक है। अब हम जब जाएंगे, है ना, तो हमारे क्या होंगे, समय घट जाएंगे, ठीक है। अब हम ये कर लिए, अब हम यहां बैठेंगे, ये करने के बाद यहां तक कर लिए, अब हम यहां बैठेंगे। बैठेंगे कैसे, पूरा मलासन, मलासन बताया हो ना, ये पूरा वाइड इनफ, ये देखिए ऐसे होना चाहिए मलासन का, ये है तरीका, देखिए ऐसे, जितना हो रहा जबरदस्ती नहीं, ये यहाँ ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए तो समझिए मलासन। अब क्या हो रहा है, ये जो एरिया है यहाँ पर हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, उत्सर्जन अंग के, है ना, इस स्थिति में बैठ के आपने अपना जग और तैयार कर लिया, बोतल सोटल जो भी, यहाँ से आराम से ऐसे लीजिए ग्लास में, और सिप सिप करके मतलब एक बोलते हैं सैलोइंग, निगलना नहीं करना है आपको, ऐसे लेना है एक घूंट सिर्फ, जैसे चाय पीते हैं ना ऐसा, पूरा रिंसिंग बोलते हैं उसको, कुल्ला करना को क्या बोलते हैं, रिंसिंग, ऐसे रिंसिंग की, ऐसे पूरा एंटीबायोटिक जो है वो आएगा। फिर कीजिए इस तरह से, एक गिलास में करीब 10 से 12 निवाला आपका बनेगा, ऐसे करके धीरे 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 आप ये कीजिए। और ये शुरू में आप 1 गिलास 200-300 ml हर 2 दिन 4 दिन में, आपको पता है कि कितना लिया था, क्योंकि मैंने क्या बोला, देखिए थीम लाइन याद रखिएगा, मैंने क्या बोला था, नहीं मैं थोड़ा ऊंचा ले जा रहा हूं, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस, चेतना की उत्थान। हमने क्या बात किया था, जो हमारा थीम है वो कैसे अचीव होगा, भाषण से हो जाएगा, प्रवचन से हो जाएगा। मैं तो कुछ भी नहीं प्रवचन, मैं तो 0% प्रवचन दे रहा हूं। प्रवचन देने वाले तो इतने 1000 गुना बेहतर देंगे, पर उनके प्रवचन सुन लेने मात्र से हो जाएगा। असली क्या है, आत्मसात करना है, एग्जीक्यूट करना है उसको, चाहे हम 1% क्यों ना करें, ठीक है। तो आपको क्या करना, पहला दिन अगर आपने 200 ml लिया तो दूसरा दिन सिर्फ 25 ml जोड़ दीजिए, 50 ml जोड़ दीजिए, ऐसे 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 करके। समटाइम जैसे मुझे लगा 6 महीना मुझे लगा 1 लीटर तक पहुंचने में, मुझे खुद, क्योंकि मैं स्लोली ऐसे 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 गया। अब मेरा 1 लीटर है, सुबह में एक एक घूंट एक एक ऐसे 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 बढ़ाइए, जबरदस्ती नहीं कीजिए। जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा, वो तुरंत निकल जाएगा बाहर जाके, फायदा नहीं होगा, ठीक है। स्लोली ऐसे करके 1 लीटर आप लीजिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद वहां जाइए, वहां जब बैठना है आपको, चाहे इंडियन हो वेस्टर्न हो, ये जो है ऊपर होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे लुंज पुंज होकर नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना, ठीक है। ये ऐसे बैठना है, चाहे इंडियन वेस्टर्न कुछ भी ऐसे। और वहां भी कॉन्शसनेस चाहिए। कॉन्शसनेस क्या, कि हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ निकल रहे हैं, हम शुद्ध हो रहे हैं, वहां मंत्र पाठ नहीं करना है, हम शुद्ध हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तरह से होना है।
ये तो हो गया हमारा दिनचर्या का प्रारंभ। अब हम आते हैं सूक्ष्म व्यायाम पर। एक रोटी खाने में कितना टाइम लगा? देखिए ऐसा है कि एक कौर को खाने में व्यक्ति को उतना समय लगाना चाहिए जितना उसकी दांत है। बताता हूं सर, बताता हूं। एक कौर जिसे निवाला बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, है ना, उसको चबाने में उतना समय लगना चाहिए जितने आपके मुंह में दांत हैं। तो हमारे दांत की जो प्रमाणिक संख्या कितना है? 32। तो एक बार को 32 बार में खाइए, और इस प्रकार जब खाएंगे ना तो एक मेजर मील में आपका 40 to 45 मिनट्स लगेंगे, जो कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, एक बेगर भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको भी बेगिंग के लिए जाना है ना। और हम लोग तो कर्मयोगी हैं, तो हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं 45 मिनट्स एक मेजर मील में, ठीक है। तो मैं आपको कंसेशन देता हूं, 32 को डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 16 टाइम्स। एक कौर को 16 टाइम्स, यानी जब तक वो लिक्विड ना हो जाए, कोई भी सॉलिड जब तक लिक्विड ना हो जाए मुंह से अंदर न जाए। हमारे मुंह में एमाइलेज एंजाइम्स बनते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए है, और जो हमारा खाने का जो सामग्री है, खाद्य सामग्री, इसका 50 से 60% हिस्सा हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं। और अगर गरीबी, जैसे जैसे लोग गरीब होते हैं तो उनके हिस्सा क्या हो जाते हैं? 80-90% तक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, क्योंकि वो प्रोटीन और फैट अफोर्ड नहीं कर सकते। जितने गरीबी होंगे उनके उतने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ते चली जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहां 16 बार चबाते हैं तो ये जो एमाइलेज है निकलेगा और कार्बोहाइड्रेट को यहीं पचा देगा। और जब कार्बोहाइड्रेट मुंह में ही पच गया, जो कि सिर्फ द्वार था हमारे डाइजेशन का, ठीक है, तो क्या हो गया? हमारे जो फूड सिस्टम, ओइसोफेगस बोलते हैं, जो मुंह से लेकर स्टोमक तक यहां तक आता है, ठीक है, इसको क्या मिला? बिल्कुल पचा हुआ रेडीमेड। जैसे आप कोई फैक्ट्री है और कन्वेयर सिस्टम में देखे ना, फैक्ट्री में जो फाइनल असेंबली लाइन में होता है, वो क्या होता है? फाइनल असेंबली से पहले 1000 चरण से निकलता है। तो हमारा शरीर भी इसी तरह से असेंबली लाइन की तरह काम करता है। जैसे बोइंग का असेंबली लाइन है, इसी तरह से हमारा। अब असेंबली लाइन में जितने फाइन क्वालिटी वाले प्रोडक्ट आएंगे, स्वाभाविक है कि उतना फाइन प्रोडक्ट जो है अल्टीमेट निकलेगा, क्वालिटी वाला। तो यहां से गया फूड सिस्टम को करीब 30% डाइजेशन हमारे मुंह में हो सकते हैं अगर सिर्फ 16 बार हम चबा के भेजें तो, ठीक है। तो फूड सिस्टम से गया, अब आता है हमारे स्टोमक में, अमाशय जो होता है, वहां करीब 3 घंटा रहता है। इस तरह से इतना सकरा है, जो भी खाए, सपोज 800-850 ग्राम स्टैंडर्ड हम खाते हैं, 800-850 ग्राम अमाशय में गया, और वहां से धीरे धीरे ये हमारे छोटी आंत, जो 22 फीट की यात्रा है, यहां जाता है। वो 22 फीट भी 3 हिस्सों में बटा हुआ। तो पहला हिस्सा में उसके एनर्जी ऑब्जर्प्शन होते हैं, एसिमिलेशन होते हैं, उसके लिबिया होते हैं, ऐसे 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 होते हैं। हम कवर करेंगे एक दिन उसको भी डिटेल में। तो ये हमारे वहां पाचन, यानी कि हमने जो भी खाया, कई लोग देखेंगे कि देखने में एकदम सिकड़ी पहलवान है, आलसी भी बहुत, लेकिन उनका भोजन देखिए, होता ना, आपने देखा होगा कई लोग को, है ना। और इसके उल्टा देखिए कई लोग को, कि भोजन उनका देखेंगे तो बोलेंगे साला कैसा जिंदा है, लेकिन उनका एक्टिविटी देखिए, उनका एक्टिवनेस देखिए, एनर्जी देखिए, प्रोडक्शन, लेकिन साला कैसे काम करता, हवा पर रहता है क्या? ये कहां अंतर आता है मैं बताता हूं। हमारा जो शरीर है ना, हम कहते हैं कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, वैसा होगा तन, पर ऐसा नहीं है। हम जो खाते हैं उस खाना का एक्चुअल वास्तविक इस्तेमाल हमारा शरीर कैसे कर रहा, उस पर हमारा तन होगा। खाने का तो अभी जाइए कुछ भी खा लीजिए ना, दर दर दर, अभी आपको फ्री में दे रहा हूं, जो आपका फेवरेट है, पता लगा 5 मिनट में ही पूरा 1000 ग्राम खा लिए। अब आपको क्या लगता है कि आपको यूटिलाइज कर पाएगा? अभी मैं 10 करोड़ आपको दे दूं, इस तरह से लीजिए, 10 करोड़ मैंने दे दिया, आप यूटिलाइज कर लेंगे? क्या कर लेंगे आप? एफडी कर देंगे। 10 करोड़ के बाद आप विदेश यात्रा में जाएंगे, कितना लग जाएगा? हमारा नहीं लगेगा ना। यही चीज हमारे शरीर के साथ होता है। अभी 5 मिनट में हम ठूस देते हैं पूरा, उसको सैलोइंग बोलते हैं, ठूस देते हैं। अब वो क्या करता है, उसकी बस की बात नहीं है। अगर हमें कोई 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया दे तो हम एंजॉय करके जिंदगी बिताएंगे, लेकिन 10 करोड़ का लॉटरी निकल गया, हो सकता है कई लोग तो पगला ही जाएं 10 करोड़ का लॉटरी देख के।
ये जो बात हो रहा है, जैसे रोटी लोग हम जो कर रहे हैं, हाँ वेजिटेरियन और नॉन वेज खाना जो मतलब जरूरी है, डॉक्टर तो बोलते हैं नॉन वेज भी खाओ, देखिए। मछली खाओ। ठीक है, तो हम लोग को खास अब आपका सवाल हो गया ना, अब मैं जवाब देता हूँ। ये देखिए, जो डाइट है ना, हमारा 2 रिक्वायरमेंट पूरा करता है। सबसे पहला शारीरिक जरूरत को पूरा करता है। शारीरिक जरूरत मतलब जो एनाटॉमिकल, जो आपके रिस्पायरेशन सिस्टम, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना, उसके लिए। तो डाइट कैसा होना चाहिए? जैसा हमारा रूटीन है सबसे पहला। अब जैसे कोई लेबर है, अब उसको बोलूँगा कि तुम 100 ग्राम चावल खाओ, 50 ग्राम दाल खाओ, 20 ग्राम फल खाओ, सलाद खाओ, होगा? उसका दिनचर्या कैसा है? एक बार में वो 10 ब्रिक्स ले रहा है कंधा पर, 50 किलो उठा के ले जा रहा है। एक जो कूली है बेचारा 100 किलो का बस्ता उठा रहा, दिन भर में 25 बार उठा रहा। उसको क्या चाहिए? ताकत चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। तो जो हमारे आहार की जरूरत है, सबसे पहला हमारे दिनचर्या पर निर्भर करता है। दूसरा हमारे भावनात्मक पर निर्भर करता है। सपोज हम अमीर हैं तो हम क्या करेंगे? ये भात दाल, ये रागी, ये मकई, उधर नजर देंगे? हमारा नजर कहाँ होगा? कुछ ऐसा स्पेशल टाइप हो, स्पेशली डिजाइन डाइटिशियन देगा। भावनात्मक हो गया ना रिक्वायरमेंट। और एक जो गरीब है, बोले यार ये कहाँ खाएंगे। दूसरा क्या होता है? साइकोलॉजिकल होता है। हम लोग जो मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पृष्ठभूमि से, जिस पृष्ठभूमि से हमारा जो डाइट होता है साइकोलॉजिकल ड्रिवन होता है। भाई ब्रेकफास्ट टाइम हो गया, 8 बजे तक हो जाना चाहिए। लंच टाइम हो गया, 2 बजे तक हो जाना चाहिए। डिनर टाइम हो गया, क्योंकि मेस से हम लोग, हमारी पृष्ठभूमि है, डिनर टाइम हो गया 7 से 8। तो ये क्या हो गया? साइकोलॉजिकल ड्रिवन। हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट ड्रिवन नहीं है। आप कभी सचमुच करके देखिए कि रात में आप नहीं खाए सपोज, तो क्या हो जाता? मर जाते हैं क्या? अगले दिन क्या उठ नहीं पाते हैं? ठीक है, तो ये क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल ड्रिवन। पर शास्त्र क्या बोलता है, आयुर्वेद क्या बोलता है? आपको तब खाना है जब भूख लगे। बिना भूख लगे जब जबरदस्ती खाएंगे, अभी मैं रुपया उछल दूं तो आप क्या करेंगे? गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे, ज्यादा जोखिम ले लेंगे। भूख का साइन क्या है? लेकिन मैं भूख का साइन देखिए, सबसे पहला यह है जो इसमें है, जो ओठ है ना, ड्राइनेस आएगा। दूसरा पहला साइन यहाँ है, ओठ में ड्राइनेस आएगा। वो आपको जब आप पानी भी, प्यास भी लगेगा ना, तब भी आएगा। पर यही ड्राइनेस आपके यहाँ कंठ तक जाएगा। यहाँ लगेगा ना कि कुछ चिपचिपा हो रहा है। ड्राइनेस मतलब पूरा ऐसा खोखला नहीं, हल्का सा लगेगा कि यहाँ चिपचिपा हो रहा है, यहाँ चिपचिपा। अभी जब बिल्कुल सेचुरेटेड है, जैसे अभी हम लोग सेचुरेटेड अवस्था में, बिल्कुल प्लेन ऐसे लगेगा, ठीक है। और जैसे ही हम कार्बिंग बोलते हैं उसे, भूख लगना या प्यास लगना कार्बिंग बोलते हैं, तो क्या होगा? ये ऐसे ऐसे होने लगेगा। अभी जब तक था ये सही था, ठीक है, अभी ऐसे ऐसे होगा। इसको बोलते हैं चिपचिपा। तो यहाँ चिपचिपा होने लगेगा और यही कंठ तक बढ़ेगा। और जब तीव्र भूख लगेगा, जैसे क्रेविंग बोलते हैं, ठीक है, बिंगे क्रेविंग बोलते हैं, तीव्र भूख, जो हम लोग मार्केट में गुजरते हैं ना, गंध सुनते हैं तो लगता है कि खा ही लें, उसको बोलते हैं बिंगे क्रेविंग। तो यह मुंह से चिपचिपाहट शुरू हुआ, कंठ में गया और यहां लगेगा कि कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तब एक्चुअल क्रेविंग बोलते हैं, उसको भूख लगना बोलते हैं। और ये कब होता है? जब आप इससे पिछला मील संतुलित किए हों। सपोज आप अभी सुबह का 5-6 पराठा खा लिए, छोले भटूरे खा लिए, 700 ग्राम ये भी कर लिए, फल भी खा लिए, है ना, 2-3 मिठाई भी रगड़ दिए, तो आपको अब 2 बजे तक क्रेविंग होगा, 4 बजे तक भी नहीं होगा। लेकिन आप क्या किए हैं? क्योंकि साइकोलॉजिकल ड्रिवन है, तो 2 बजे अब, क्योंकि फिर मेस बंद हो जाएगा ना, फिर लंच टाइम नहीं मिलेगा, तो आप 2 बजे फिर से क्या कर लेंगे? ठूस लेंगे, ठीक है। तो क्रेविंग बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना? पिछला मील को रेगुलेटेड रखना है, उतना ही खाना है कि इतना देर के बाद हमें भूख लग जाए। समझ रहे हैं? इसी तरह से हमारा लंच भी उसी तरह से हो कि अगर हमारा डिनर का टाइम 7 बजे हमने रखा है तो लग जाए। सपोज आपने 4 बजे लंच ही 4 बजे कर रहे हैं और इतना ऐसे कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो फिर डिनर सीधा स्किप कर दीजिए, सलाद खा लीजिए। जरूरत नहीं है वो नियम को पालने का, कोई आपको डंडा मार रहा है क्या? अदरवाइज अगर आइडियली हम कर रहे हैं तो हम लंच उतना ही करें
कि 7 बजे तक या जो भी हमारा टाइम है सेट टाइम, यहाँ तक भूख लग जाए। तो ये टाइमिंग की बात। दूसरा सर, आप वेज नॉन वेज की जो बात कर रहे थे, इस पर मैं आ रहा हूँ। तो हमने भूमिका बता दिया कि जो हमारे भोजन की ज़रूरत होती है 2 चीज़ पर होती है। सबसे पहला कि हमारा ज़रूरत क्या है, जैसे आप लोग और मैं योगी भी हूँ आप लोगों के साथ, और फिर कर्मयोगी हो जाता हूँ। 9 बजे से लेके रात के 8 बजे तक मैं कर्मयोगी रहता हूँ। लेकिन कई लोग क्या है, वही योगी अवस्था में ही है, तो उनका रिक्वायरमेंट इतना नहीं होगा। लेकिन जो कर्मयोगी है तो उसको फिर ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाएगा ना। अब देख लीजिए, जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है, तो मैंने पिछला सेशन में बात किया था, हमारे गुण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सत्व गुण, दूसरा होता है राजसिक गुण, और तीसरा होता है तामसिक गुण। यह आयुर्वेद का मूल होता है। और यही जो मैं गुण बोल रहा हूं, इस शब्द को आप रिप्लेस कर दीजिए भोजन से, तो होते हैं हमारे सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। तो हमारे जो नॉनवेज हैं ये क्या है, तामसिक हैं। हमारे अंदर तमस, क्रोध, अहंकार, लोभ, माया, मोह, अटैचमेंट ये पैदा करते हैं। तमस, इनका जो ये बोलते क्या बोलते हैं हिंदी में, उसका जो प्रभाव तासीर जो होता है ना, ये तामसिक होते हैं। ठीक है, क्रोध पैदा करेगा। ऐसा नहीं कि आप क्रोधी हैं, इमोशनली आप सही थे, पर क्या हो रहा है, जो आप खा रहे हैं वो आ रहा है। हम आज क्या बोल रहे हैं, हमने जो अध्ययन किया, हमने जो ऑब्जर्व किया, वही तो मेरे वाणी में आ रहा अभी, है ना। अगर कुछ और अध्ययन करते तो कुछ और बोलते। तो इसी तरह से अगर तामसिक पदार्थ जो नॉनवेज है, इसमें क्या होते हैं तामसिक में, सबसे पहले जो नॉनवेज है, दूसरा बासी है, पुराना है, कटे फटे हैं, सड़े हैं, रात का खाना रख दिया, ये सब क्या है, तामसिक है। तामसिक क्या करता है, आप में क्रोध लाएगा, उदासी लाएगा, ठीक है, आप में अकर्मण्यता लाएगा, आलस्य लाएगा, शांति लाएगा। ये 5 चीज होते हैं। हम तामसिक को सदैव बुरा कहते हैं, लेकिन मैं तामसिक का एक लाभ भी बता दूं आपको। ये तामसिक नेचर के जो होते हैं ना, बड़े शांत होते हैं। जो ये सब करते हैं ना टल्ली मास्टर, उनको देखिए, आग लग जाए कहीं, ओ बिंदास मजे में पड़े हैं। उनको कहीं ड्रेनेज में भी डाल दीजिए, वहां भी वो बिंदास रहते हैं। समझ रहे हैं, मतलब बुरा मत मानिए सर। मतलब जो तामसिक नेचर है, एक पूरा दिन में रेस्टों का सामने हो गया था दिल्ली में। नहीं, वो बात वाला का सही है। तो ये जो है ना तामसिक, इनका हमेशा हम शिकायत करते हैं, लेकिन मैं दिल से इनका प्रशंसा भी करता हूं। ये लोग जो होते हैं तामसिक वाले, बड़े शांति प्रिय होते हैं, इनको शांति मिलती है। ठीक है, ये शांति की खोज में वो लेते हैं, क्योंकि जब उस अवस्था में जाते हैं तो परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, सांप भी एक रात में आ गया तो बहुत देर तक शांत रहती है, और किसी को काटने के लिए भी नहीं रुकती है। तो ये तामसिक गुण या तामसिक आहार, इसके ये फायदे हैं। हर चीज के फायदे होते हैं ना, नुकसान। तो ये शांति देता है। दूसरा आता है राजसिक। दूसरा, नीचे से मैं जा रहा हूं, दूसरा राजसिक। राजसिक क्या होता है, बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, पर्पस ड्रिवन, गोल सेंट्रिक होते हैं, बहुत ही कर्मण्य होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो आदमी है ना, हमेशा नया करेगा। अभी बोलेगा 30 डेज जो है कि स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, अब बोल देगा स्ट्रेंथ टू मास्टरी, अगला कुछ और लेके आ जाएगा अगला 30 दिन में। तो ये बड़ा नवाचार वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, लेकिन इनको क्या है, सत्ता चाहिए, प्रभुत्व चाहिए, प्रभाव चाहिए, शक्ति चाहिए। ये है राजसिक। ये अपने अधीन दूसरे को लाना चाहते हैं, अपना प्रभाव से दूसरे को समन करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। ये है राजसिक। अगर मैं भोजन की बात करूं तो राजसिक भोजन क्या है, ओवर डाइट, बहुत ही ज्यादा गर्म, मसालेदार, ज्यादा खट्टा, पंजेंट बोलते हैं, ज्यादा ही खट्टा, ज्यादा ही मीठा। जैसे चटनी हुआ, चटनी 2-3 बार हो गया तब तो ठीक है, लेकिन हर बार आप चटनी ले रहे हैं, पिकल ले रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ज्यादा तले भूंजे, ये सब राजसिक होते हैं। अब राजसिक के देखिए फायदे क्या हैं, राजसिक गुण वाले का, ये बहुत ही कर्मशील होते हैं। और हमारे समाज को अगर किसी ने आगे ले गया है तो कौन ले गए हैं, यही राजसिक वाले।
ठीक है, अगर कोई नवाचार नहीं करता, क्रिएटिविटी नहीं देता, तो आज हम ये अपने इर्द गिर्द जो टेक्नोलॉजी का लाभ उठा रहे नहीं उठा पाते। लेकिन इनका दुर्गुण क्या है जानते हैं? ये बाहर में तो बड़ा नवाचार करते होते हैं, लेकिन अंदर शांति नहीं होता है। ये सोते सोते भी यही सोचते रहते हैं, कल क्या चलेगा, अब क्या करना है, अगला टारगेट। एक टारगेट पर पहुंचे नहीं है, खुद अपना पत्थर उठा के फेंक देते हैं आगे, अब हम उसको जाएं, और जैसे उस माइलस्टोन को अचीव करते फिर आगे। यानी कि अंदर से ये बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, ठीक है, अशांति में, बौखलाहट में रहते हैं अंदर से। आप किसी को भी देख लीजिए, जो बड़े बड़े अचीवर है ना, उनका आप देख लीजिए रूटीन, उनका जो फैमिली लाइफ होता है, हे वायर होते हैं, जो मेंटल कंडीशन होते हैं, वो इतना डीप उसमें घुस जाते हैं 16 से 18 घंटा, क्योंकि उनका टारगेट है नहीं इतना हाई। उनके लिए कहाँ आत्मा है, कहाँ मन है, कहाँ शरीर है, कहीं कुछ नहीं रहता, उससे वो बहुत परे चले जाते हैं। ये राजसिक होते हैं। क्लियर? अगला, हमें टारगेट क्या करना है? अभी तक तो हमें टारगेट करना सात्विक, सत्व गुण का। इसमें क्या होते हैं? एक संतुलन होता है। संतुलन किस चीज का? हम कर्म करेंगे, लेकिन किसके लिए? धर्म को उद्देश्य रखकर। हमारे हर कर्म धर्म के पथ पर होगा। जैसे आप एग्जाम्पल बोलता हूं, मॉडर्न लाइफ में एक टाटा का मार्केटिंग स्ट्रेटजी और एक रिलायंस का मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आप समझ रहे हैं? टाटा का क्या होता है? इथिकल होता है एट ऑल द टाइम, उसके सेंटर में होते हैं कस्टमर, एम्प्लॉय। जबकि रिलायंस का क्या है? नथिंग बट बिजनेस, नथिंग बट ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। चाहे कितने स्टाफ को ले ऑफ कराना पड़े, उस प्रोडक्ट का कल हम सर्विस दे पाए ना पाए, कोई मतलब नहीं है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, 1 रुपए के माल 100 रुपए में बेचो। कर लो दुनिया मुट्ठी में, मिस सेलिंग। क्यों? आज टाटा से कई गुना ऊपर हो गया है ना रिलायंस। कैसे? अनइथिकल। पर क्या टाटा का जो इतिहास है करीब 225 साल, रिलायंस का इतिहास आपको दिखता है अगर इसी रणनीति में चला तो? है ना? ये होते हैं सात्विक। सात्विक का मतलब हुआ हमें संतुलन लेना है, विकास भी होना है, शांति भी होना है, और हमें योग का जो परम लक्ष्य होता है, हमें क्या बनाता है? सत्व गुण की प्रचुरता देती है। हमारे हर कण कण में सत्व देता है, और वो आता है, पहला सत्व गुण कब आएगा? जब हम सत्व आहार करेंगे। आहार में क्या होता है? ताजे फल, ताजी सब्जियां, कम आहार, बिल्कुल नेचुरल, ऐसा आहार जो खेत से आके सीधा हमारा किचन में जाए, प्रोसेसिंग यूनिट में न जाए। जैसे मकई आया, अगर आपको मकई खाना ही है, सीधा मकई खरीदिए किसान से, दुकान से सीधा बनाइए। ये नहीं कि फिर वो कॉर्नफ्लेक्स के लिए गया, वहाँ से फिर घर में आया पैकेजिंग होके विथ मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब मैगी भी क्या, वही मकई वाला ही है, लेकिन उसी को इतना इतना तामझाम करके वो दिया। ये नहीं, तो अनप्रोसेस्ड, नेचुरल। पहला तो नेचुरल, दूसरा लोकल। सपोज हम बेंगलोर में हैं, तो बेंगलोर में क्या होता है? रागी खाया जाता है। ये वाली पत्ती है, जो एक पत्ती है ना सर, करी पत्ता, सहजन, करी पत्ता। तो यहाँ के लोकल लोग क्या खा रहे हैं? क्योंकि ये खा रहे हैं आज नहीं, इनके पूर्वज 1000 साल पहले से खाते आ रहे हैं, और ये स्थापित हैं। ये कोई हमें ट्रायल एंड एरर करने की जरूरत नहीं है। ये खा रहे वही चीज जो कि यहाँ के ज्योग्राफी जो अलाउ करता है ना। तो हमें अब यहाँ आके पता लगा कि हम वो यूके वाला और कहीं और ईस्टर्न वाला खा रहे हैं, तो हमारा बॉडी एडजस्ट होगा। तो हमेशा हमारा डाइट लोकल, रीजनल, सीजनल। आज के मॉल में जाएंगे, वहाँ सीजन का कोई कंसेप्ट नहीं है। सालों भर आपको तारबूज दे देगा, कोई सा फल या सब्जी का नाम लीजिए जो कि सालों भर वहाँ नहीं है। जो अगली पीढ़ी है वो जानेगा ही नहीं कि सीजन का क्या कंसेप्ट है। उसको, हम लोग को तो पता है कि सीजन क्या होता है, क्योंकि वो सब कोल्ड स्टोरेज से आते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट से आते हैं। 24 आवर्स आपको अवेलेबल करा देंगे 365 दिन, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या सीजन है। जो एक्सपर्ट है वो समझ जाएगा कि तारबूज जो है गर्मी के दिन में। तो हमारे जो फूड होने चाहिए ये सीजनल होना चाहिए। सीजनल कहने का मतलब कि जब पता लगा कि गर्मी का दिन आ रहा है, तो ठंडा तासीर वाला जो है, जैसे तारबूज हुए, खीरा हुए, ये सब की मात्रा आपको बढ़ा देना है। साउथ में बोलते हैं ना कि बेंगलोर में हम फंस गए, कब सीजन चेंज हो रहा। जैसे अभी देखिए सीजन चेंज होगा एक दिन में 4 बार। यहाँ का, हाँ, यहाँ का जो क्लाइमेट है,
नॉर्थ में क्या होता है, एकदम क्लियरली नोटिसेबल हो जाता है। अब दिसंबर आ गया, रजाई निकल गया, कंबल निकल गया, वो पंखा बंद हो जाएगा, ये सब। लेकिन साउथ में कब स्विच होता है किसी को पता ही नहीं लगता है। दिसंबर में भी ऐसे ही मस्ती में रह जाइए और पता लगा कि मस्ती में है, लेकिन सीजन बदल गया है। सीजन बैठा नहीं हमारे लिए, हमारे अज्ञानता के कारण वो बदल गया। तो हमारा फूड भी उसी के अनुसार बदल जाना चाहिए। और जब हम फूड नहीं बदलते हैं अपने आहार सिस्टम को, तो क्या होगा, बोलेंगे सर्दी हो गया, खांसी हो गया, क्योंकि आप वही ठंडा वाला चीज खा रहे। इसके उलट जब गर्मी का दिन है तो ये हमेशा सीजनल होना चाहिए, रीजनल होना चाहिए, और निश्चित है कि आपके पॉकेट के मुताबिक हो। पॉकेट के मुताबिक तो अल्टीमेटली आपका बजट परमिट करे तब ना। मैं बोलूं कि वो ग्रीन वाला कॉलीफ्लावर, उसको क्या बोलते हो, हरा वाला का ब्रोकोली। जो ब्रोकली नाम होता है, हाँ, तो तो वो चीज खाइए। जो कॉलीफ्लावर से काम चल रहा है वो ब्रोकोली के चक्कर में पता लगा आप 200 रुपया लगा रहे हैं। जो टमाटर से काम चल रहा है तो वो पता लगा चेरी में। तो ये हमेशा लोकली होना चाहिए। अब आपके सवाल का अंतिम जवाब में आ गया कि ये जो वेज और नॉन वेज है, ये मैं बोलूं कि नॉन वेज मत खाइए, ये मैं नहीं मानता हूं कि मैं उचित जगह पर हूं बोलूं। पर देखिए, मैं परिणाम बता सकता हूं। नॉन वेज से क्या होते हैं, हमारे पर्यावरण को क्षति होता है। किस प्रकार? हम जानवर को पालते हैं, हम बोलेंगे कि हम नरभक्षी हैं, तो हम पालते हैं, इसीलिए चिकन मटन होता ही किस लिए, पालते हैं। लेकिन उनको पाला जा रहा है और वो क्या खा रहे हैं? कभी भी मटन चिकन जो है वो क्या खुद खाता है? वो तो भेज ही खाता ना। वो भेज का ही जो हमारे पर्यावरण जो हरियाली है, अल्टीमेटली वो किसको समाप्त कर रहा है? आज गौ का पालन किस लिए हो रहा है? आप जानते हैं ना, एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गया। लेकिन गाय क्या खाती है? वही हरियाली को खा रही है ना। अगर बहुत ज्यादा गाय एक्सपोर्ट होने लग जाए तो हमारे आसपास के हरियाली, यानी कि जब हम नॉनवेज होंगे तो कहीं न कहीं पर्यावरण को असंतुलित कर रहे हैं। दूसरा, हम कहीं न कहीं अपने गुण को इफेक्ट कर रहे हैं, हम तामसिक की ओर जा रहे हैं। अब ये निर्णय हमारा है कि हम तामसिक होते हुए भी सात्विक कैसे बने, कैसे संतुलन बनाए। ठीक है, दुनिया में नॉन वेज नहीं खाना है, तो वेज खाना कम पड़ जाएगा। हाँ, ये साइंटिफिक प्रूव है। वो ज्योग्राफिकल, जैसे कोस्टल एरिया में जो है, जैसे देख लीजिए आप, मजबूरी देख लीजिए, केरला का पूरा क्षेत्र जो है कोस्टल एरिया है। मछली खाते हैं, अलग अलग रूप में खाते हैं, क्योंकि उनके पास, बिहार में जाएंगे तो आधा से ज्यादा प्योर वेजिटेरियन अब नॉन वेज हो रहे हैं, क्योंकि समतल जमीन है। वहां तो मछली जो तालाब और नदी में ही सीमित मात्रा में मछली है। अब वही आप साउथ अफ्रीका में चले जाइए, वहां एक से एक जानवर हैं। खेती लायक जमीन ही नहीं, वहां अनाज के लिए है ही नहीं, जानवर ही जानवर। तो सब क्या करते हैं, किसी भी जानवर को मारो, साल पकाओ, खाओ, एक दिन पकाओ, 3-4 दिन तक मस्त पड़े रहो। तो ये जो खाने की प्रणाली है ना, कोई ये नहीं कि खराब है, और ये हमारे ज्योग्राफिकली डिराइव हुआ है। लेकिन अब हम इस स्थिति में आ गए हैं, कहीं भी रह रहा है, जो विकसित हो गया, हम लोग अब ऑलमोस्ट डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर आ गए। तो अब कोई मजबूरी नहीं रह गया कि अब हमें नॉन वेज पर ही रहना है, वेज पर ही रहना है। अपने चॉइस को देखिए, अपने जीवन का उद्देश्य देखिए कि हम सत्व की ओर जाना है या उपभोग की तरफ, तामसिक की ओर जाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम। 8 बज गया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो अभी और आगे करना है क्या? आज तो प्रवचन में ही चला गया। आज आपने जो डाइजेशन के बारे में बताया, दैट इज इक्वल टू दिस 30 days एक्सरसाइज। फर्स्ट मैटर इज ईटिंग एंड डाइजेस्टिंग। दिस इज द ओनली द हेल्थ फॉर एवरीबॉडी ना। ये मालूम जैसे आपने रिमाइंड किया है ना, ये लीजिए, आप कैच कीजिए, एक एक करके बोलिए। ले लीजिए, कैच कीजिए, कैच कीजिए, क्लिप लगा लीजिए, क्लिप। हाँ, बोलिए। के चक्कर में इतना हम लोग भाग दौड़ के जिंदगी में 10 मिनट में आता है, निकल के ही भागते हैं। हाँ, चाहते हुए यहाँ से हो आज माइक देता हूँ, एक एक करके बोलिएगा। आज गुरुजी ने ऐसा बताया। और करीब आ जाइए सर, आप लोग करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, खड़ा होकर जल्दी कीजिए। खड़ा होकर अच्छी मजा आता है। करीब आ जाए। खड़े होना है, ठीक है, खड़े हो। खड़े होके बोलने में खड़े होके। हाँ, खड़े। अच्छा, ठीक है, नमस्कार, मैं हूँ रमणा रेड्डी। आज गुरुजी ने बताया जिसका दांत अच्छा है वही तंदुरुस्त आदमी है। लास्ट में मालूम होता है जितना मतलब आप दांत से ग्राइंड करोगे मुंह के अंदर, उतना जल्दी से आपका
मतलब वो फायदा होगा, वो जो खाते हैं आप, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है बोल के। सो ग्राइंड कीजिए, ओनली वन वर्ड, ग्राइंड, और ग्राइंड विद इन योर माउथ एंड देन swallow it. And early morning when you get up, you do little small exercise and then start your daily work. Thank you. हाँ, आइए सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम लोग का 2 घंटे तक क्लास चले हैं। कुछ मोटिवेशन स्पीच गुरुजी ने दिया है। सोच करके आ रहे तो खाना नहीं खाना चाहिए। और रियली दिस इज और वो जो आपने बताया था ना, तो मतलब कि ऑल ऑफ अस जितने ज्वाइन किए हैं, चाहे जो वीडियो देख रहे हैं। करके साल और वन थिंग आई विल टेल, मैं पक्का भी फॉलो कर रहा हूँ। दिस एपिसोड नंबर 30 you must watch. That is totally motivation for the yoga, and he is giving free of cost this exercise and all. You must like this channel, like this episode, and subscribe. It will benefit to him because we are not paying anything, and nobody is paying to him. Thank you very much. Very good. You continue yoga with us, with you. Thank you, sir. सभी को नमस्कार। आज मेरा 5वां दिन था और आज हमने सब दिनों से अधिक, चूँकि आज रविवार है इसलिए अधिक हमारी सेशन भी चला। और सबसे बड़ी बात यह रही कि सेशन के बाद में जो वार्तालाप की जो वो चली, उसमें बहुत सारी बातें पता लगी जो जनरली हम नहीं जानते थे। और हमें यह पता लगा कि कब क्या करना चाहिए और खान पान कैसा होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, सवेरे में कैसे उठ करके बिस्तर से क्या करना चाहिए पहले और क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों को पता लगा। और मुझे लग रहा है कि मैं आकर के यहाँ बहुत फ़ायदे में हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई एम आर के सिंह। सर ने आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी अच्छा ज्ञान दिया। हाफ एन आवर अपना उन्होंने समय, कीमती समय हम लोग के साथ शेयर किया, एक्सरसाइज किया, एक नया सेशन शुरू किया जिसका आज फर्स्ट एपिसोड था। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद नरेंद्र साहब। सोफा में बैठ के पी सकते। नमस्कार, मैं राजेश। आज हम लोगों ने योग के साथ साथ कैसे जल ग्रहण करना है, कैसे भोजन करना है, इन सब के बारे में भी जाना। बहुत अच्छा सेशन रहा। धन्यवाद। नमस्कार। आज का सेशन बहुत बेनिफिशियल रहा। डाइटिंग के बारे में हम लोग को ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जो हमारा योगा गुरु नरेंद्र साहब ने बताया, डाइटिंग प्लस किस तरह का आहार होना चाहिए, दिनचर्या होना चाहिए, ये बहुत बेनिफिशियल रहा। और इसमें जो डाइट है, राजसिक, तामसिक और सात्विक, ये सब क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी बताया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते जी, मैं वेटरन राजगोपाल एनबीआई तरफ से बोल रहा हूँ। आज का सेशन जो अपना बॉडी के बारे में, जो हमारे गुरुजी बोल रहे थे डाइजेशन के बारे में, एक्चुअली अच्छी तरह समझाया है कैसे करना है। सुबह सुबह उठकर कैसे हम एक्सरसाइज करें और अपने जो स्टार्टिंग लाइफ में कैसा शुरू करना है बोल के, उसके बाद में डाइजेशन के बारे में वो सब कुछ बता दिया है। हम अनुरोध करते हैं आप लोगों के एनबीए की तरफ से ज़रूर आइएगा डेली 6:30 to 7:30। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर, सभी दर्शक गण को, सभी साधक गण को। आज हमारी यह पहली कड़ी थी दूसरी श्रृंखला की। हमारी और आप सबों की अपार सफलताएं के लिए मैं आभार देता हूं। स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ जो 30 दिन चला, फिर अगला ये चलेगा स्ट्रेंथ टू मास्टरी। मुझे उम्मीद है आप हमारा साथ देंगे। आज हमने तमाम किस्म के अपने दिनचर्या की बात की, डाइजेशन की, और उम्मीद है अगर आप इसे आत्मसात करते हैं तो निश्चित है आप योगी, कर्म योगी बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं।